नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जिसका नाम कीर्ति था। कीर्ति को शादी को लगभग 7 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। और जो कीर्ति का पति था उसका नाम गोपाल था। गोपाल एक नंबर का आवारा और निकम्मा इंसान था। कुछ कमाता नहीं था, पूरे दिन घर पर बैठकर चारपाई तोड़ता रहता था। और जब भी कीर्ति गोपाल को कमाने के लिए बोलती थी तो वो उल्टे ही जो है कीर्ति को डांट फटकार दिया करता था और चुपचाप कंबल में जाकर ओढ़कर सो जाता था। फिर जिस वजह से बेचारी कीर्ति कुछ बोल नहीं पाती थी और चुप हो जाती थी। और कभी-कभार गोपाल राजमिस्त्री का काम करने के लिए जाता था और जब शाम को घर पर जो है आता है तो सारा पैसा भी खा जाता था। घर पर कुछ नहीं बचा कर लाता नहीं था। और जब बबीता थी उससे पैसा मांगती थी कि तुम आज काम पर गए हो इसलिए पैसा लाओ, खाने पीने का सामान लाना है। और बबीता को जो है गोपाल कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से मांग लो, क्योंकि दोस्तों जो बबीता को कीर्ति भी कहते हैं उसका नाम दूसरा कीर्ति भी था। जो और जब भी कीर्ति को पैसे की ज़रूरत होती थी तो उसका बड़ा भाई मना नहीं करता था। बोलता था कि तुम चाहे जितना भी पैसे की ज़रूरत हो, एक बार फ़ोन कॉल कर देना, मैं तुम्हारे जो है खाते में पूरा पैसा डलवा दूँगा। और दोस्तों ये सच्चाई थी, जब भी कीर्ति को घर चलाने में परेशानी होती थी तो वो अपने बड़े भाई से पैसा माँग लिया करती थी और उसी से जो है अपना खर्चा चलाती थी। और जो गोपाल था उसे अपनी पत्नी कीर्ति का जो है थोड़ा-सा भी चिंता नहीं रहता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो कीर्ति थी वो अपने पति गोपाल से कहती है कि देखिए गाँव के कितने ऐसे लड़के हैं जो पहले प्रदेश में रहते थे, लेकिन जो है वो प्रदेश से गाँव पर आकर अपना खुद का ई-रिक्शा खरीद कर चला रहे हैं और अच्छा खासा जो है कमा भी रहे हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो है आप भी एक अपना खुद का ई-रिक्शा ले लीजिए और उसे चलाइए और चलाकर जो है अपना घर का खर्चा उठाइए। उसके बाद जो गोपाल था वो कीर्ति से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम मेरे लिए जो है ई-रिक्शा खरीद दोगी? तो जो कीर्ति थी कहती है कि नहीं, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरी शादी वाले कुछ गहने बचे हैं, उन गहनों को मैं बेच देती हूँ, गिरवी रख देती हूँ और अपने बड़े भाई से भी कुछ पैसे माँग लेती हूँ। यदि उसमें भी घटेगा तो गाँव के साहूकार से कुछ कर्जा ले लूँगी मैं। उसके बाद दोस्तों कीर्ति ठीक ऐसा ही बोलती है, ऐसा ही करती है। उसका गहना बेच देती है और अपने बड़े भाई से कुछ पैसे माँग लेती है और फिर जब ई-रिक्शा के दाम में घटने लगते हैं तो गाँव के साहूकार से 50,000 कर्जे ले लेती है। इसके बाद दोस्तों उन सभी पैसों को वो गोपाल के लिए ई-रिक्शा खरीद कर देती थी है। उसके बाद जो गोपाल था वो अपना ई-रिक्शा चलाने लगता है और दोस्तों अच्छा खासा भी जो है पैसा कमाने लगता है। लेकिन दोस्तों गोपाल तो पुराना आदत था, जब भी शाम होती थी तो वो अपना सारा कमाई पीने खाने में जो है उड़ा देता था। पहले कुछ दिन तो वो ठीक ठाक से रहा, अपना मेहनत किया, कुछ पैसा भी कमाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, जो गोपाल था वो काफ़ी पीने खाने में जो है उतारू हो चुका था। जो कुछ भी कमाता सारा खर्चा कर देता था। जब भी कीर्ति उससे पैसा मांगती थी तो उल्टे में उसे मारता पीटता था, जिस वजह से बेचारी डर रही थी, उसे पैसा नहीं मांगती थी। और इधर जो काफ़ी दिन हो जाने के बाद जो साहूकार था वो अपना कर्जा मांगने के लिए भी जो है अब कीर्ति के घर पर आने लगा था। इसी तरह से दोस्तों अब लगभग 5-6 महीने का समय बीत चुका था। जब भी साहूकार जो है आया था कीर्ति के घर पर अपना कर्जा मांगने के लिए, तो कीर्ति उस साहूकार से कहती थी कि कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, तब लेकिन दोस्तों पैसा का जुट नहीं हो पाया था। बेचारी जो है अब साहूकार के पैसा दे सके। दोस्तों जो साहूकार था उसका नाम दिनेश था। दिनेश की पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था, 1-2 साल पहले वो गुज़र चुकी थी। जब भी वो अपना कर्ज लेने के लिए कीर्ति के घर पर आता था तो रात के करीब 11 या 10 बजे आता था और जब भी आता था तो गोपाल था वो घर के पिछले दरवाजे से भाग जाता था। घर में केवल कीर्ति बच जाती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो दिनेश था वो रात के करीब 8 बजे कीर्ति के घर पर आता है और जब वो अपना कर्जा मांगता है तो कीर्ति उसे कहती है कि कल दे दूंगी। तो दिनेश कहता है कि मैं तो तुम तो रोज रोज ऐसे ही बोलती हो कि कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, लेकिन देती तो हो नहीं। तो कीर्ति कहती है कि दिनेश जी मेरे पास कोई अभी चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है जिसे मैं देकर आपका कर्जा चुका सकूं। तो कीर्ति से कहने लगता है कि तुम तो इतनी खूबसूरत और जवान हो, यदि तुम चाहो तो अपना कर्जा जो है एक बार में चुका सकती हो। उसके बाद जो कीर्ति है वो दिनेश से कहती है कि मुझे ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा काम दोगे जिससे मैं आपका कर्जा उतारूं। उसके बाद दिनेश कहता है कि तुम तो जानती हो कि मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी का जो है देहांत पहले हो चुका है, ऐसे में मुझे कुछ ज़रूरत है और मेरी भी अंदर कुछ भूख है, यदि तुम उसे मिटा दो मैं तुम्हारी जो है कर्जा माफ़ कर दूंगा तुरंत। ये बात वो बोलता है। उसके बाद जो कीर्ति थी वो दिनेश से कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। तो जो दिनेश था कहता है कि सोच लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम एक बार मेरा बात मान जाओगी तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो दिनेश था वो कीर्ति के घर से चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो गोपाल अपने घर पर आता है और जब घर पर आता है तो कीर्ति दिनेश से बताने लगती है कि दिनेश की सारी बातें और कहती है कि दिनेश आज आया था, वह अपने कर्जा के बदले में जो है मेरा जिस्म का सौदा कर रहा था, लेकिन मैं बात नहीं मानी। आप जल्दी से जल्दी जो है उसका कर्जा जो है वापस कर दीजिए, वरना एक दिन वो मेरे साथ उल्टा सीधा काम कर बैठेगा। तो दोस्तों उसके बाद जो गोपाल था दिनेश की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों वो गोपाल को कहने लगता है कि अब दिनेश तो जो है ठीक ही बोल रहा था, तुम कितनी खूबसूरत हो और जवान भी हो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास कर्जा देने के लिए जो है पैसा नहीं है।
लेकिन और कुछ तो है, तुम्हें उसे दे देना चाहिए, दे दोगी तो क्या घट जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब कीर्ति अपने पति गोपाल की इतनी जो है बात सुनती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों वो सोचने लगती है कि जो गोपाल है वह कितना गिरा हुआ इंसान है, जो अपने ही पत्नी को जो है दूसरे के हवाले कर देना चाहता है, वो भी चंद पैसों के चलते फिरते। उसके बाद वो सुबह होती है तो जो गोपाल था वो अपना ई रिक्शा ले कमाने के लिए जो है घर से बाहर चला जाता है। तो दोपहर के समय में फिर से दिनेश अपना कर्जा वसूलने के लिए कीर्ति के घर पर आता है। तो कीर्ति दिनेश से कहती है कि अभी अभी जो है अपना ई रिक्शा लेकर गया हुआ है और शाम होने के बाद जो है आएगा, इसलिए आप जाइए। लेकिन दोस्तों जो दिनेश था वो तो उस दिन जो है मन बना कर आया था कि आज यदि उसका कीर्ति जो है वापस नहीं करेगी, पैसा वापस नहीं करेगी, बदले में उसके साथ अपनी ज़रूरत पूरा करेगा। फिर दोस्तों जो दिनेश था वो धीरे से बरामदा में से उठकर कीर्ति के बेडरूम में जाता है। दोस्तों जब पहुंच जाता है तो देखता है कि कीर्ति अपनी जो है बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बाद वो कीर्ति से कहता है कि देख कीर्ति, मुझे मेरा कर्जा जो है आज ही हाल ही में चाहिए और आज ही चाहिए। यदि तुम नहीं दे सकती तो इसके बदले में मुझे जो है पूरा कर दो अभी। तो कीर्ति कहने लगती है कि अरे नहीं साहूकार जी, सह नहीं पाऊंगी, इसलिए आप जाइए। तो जो दिनेश था वो फिर से कहता है कि देख लो, जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपना कर्जा कैसे चुका पाओगे। इसके बाद दोस्तों जो कीर्ति थी वो बेचारी किसी तरह से सह लेती है। दोस्तों जो दिनेश था वो भी कीर्ति को इस कदर हिलाने लगता है कि बेचारी कीर्ति हालत पंचर कर देती है। फिर दोस्तों लगभग 5 घंटे बाद जब वह कीर्ति को अपने से आज़ाद कर देता है तो कीर्ति को पूरा जो है अधमरा कर देता है। उसके बाद दोस्तों वो धीरे धीरे से उस कीर्ति के घर से निकल जाता है। फिर दोस्तों जब शाम होती है तो शाम के समय मोहन अपना ई मित्र जो है लेकर घर पर आता है, तो कीर्ति को जगाता है। उस समय कीर्ति अपनी बेड पर अधमरा अवस्था में लेटी हुई थी। तो वो जो है कीर्ति से पूछता है कि अरे कीर्ति, आज क्या हो गया, तुम बेड पर इतनी देर से लेटी हुई क्यों हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाम हो चुकी है। तो कीर्ति जो है रोने लगती है, अपने पति से गले लगती है और कहती है कि आज मेरा सब कुछ लूट गया, जो तुम चाहती थी वह काम पूरा हो गया, हम लोगों का सारा कर्जा जो है उतर चुका है। उसके बाद दोस्तों जब गोपाल अपनी पत्नी कीर्ति की इतनी बात सुनता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद वो कीर्ति को जो है कहने लगता है कि अरे भला इसमें रोने की क्या बात है, यदि साहूकार ने तुम्हारे साथ जो है अपना ज़रूरत पूरा कर लिया तो उसमें थोड़ी ना कुछ घट गया। तो दोस्तों तुम तो जैसी की तैसी हो और तुम्हारा कर्जा भी हो गया, यह समय तो जो है खुशी मनाने का है। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन जब सुबह होती है और जब कीर्ति अपना ई रिक्शा लेकर चलाने के लिए चला जाता है, तो घर से बाहर तो फिर दिनेश कीर्ति के घर पर आ जाता है। और आने के बाद वो जो है अपना कर्ज मांगने के लगता है। ये देखकर कीर्ति भी जो है घबरा जाती है और दोस्तों दिनेश से कहने लगती है कि कल ही तो जो है आपने मेरे साथ अपनी ज़रूरत को पूरा किया था और मेरा सारा कर्जा जो है माफ़ करके चले गए, तो भला अब जो है कौन सा कर्जा लेने के लिए वापस मेरे घर पर तुम जो है आई हो। तो दिनेश कहने लगता है कि मैं 50,000 तुम्हें दिया था, एक बार थोड़ी ना सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें जो है मेरी 15 बार ज़रूरत पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जब वो उसकी इतनी बात सुनती है तो वो काफ़ी डर जाती है। तो दिनेश था वो कहता है कि देखो कीर्ति, मैं तुम्हें 50,000 दिया हूँ, वो भी ब्याज पर। यदि उन 50,000 लेकर मैं दूसरी जगह कहीं जाता तो कम से कम 1 महीना तो अपना ज़रूरत पूरा करता, लेकिन तुम घर में रहने वाली किसी की जो है पत्नी हो, तुम बची हुई हो, इसलिए कम से कम 15-20 बार तो जो है बनता ही है। उसके बाद दोस्तों जो दिनेश था वो फिर से किसी तरह से कीर्ति को बहला फुसला कर जो है बेडरूम तक ले जाता है। और दोस्तों ले जाने के बाद वो फिर से हिलाने लगता है। उसको कुछ देर तक के बाद जब उसका ज़रूरत पूरा हो जाता है तो दोस्तों फिर से वो अपने आप को जो है फ्रेश करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद से जो कीर्ति थी उसके मन में कहीं न कहीं जो है अब शंका बैठ चुकी थी, दिनेश को लेकर काफ़ी लगाव हो चुका था। क्योंकि जब भी कीर्ति को हिलाता था तो उसको जो है ऐसा अनुभव होता था जो शायद उसके पति ने नहीं दिया। फिर दोस्तों कभी उससे मिलता नहीं था। फिर दोस्तों वो अब धीरे-धीरे कीर्ति की ओर आकर्षित होने लगती है। अब दिनेश का भी यही आदत बन चुका था। डेली दोनों दोपहर के समय में जब गोपाल अपना ई रिक्शा लेकर चला जाया करता था बाजार में कमाने के लिए, तो गोपाल कीर्ति के घर पर आ जाता था और दोनों मिलकर गोपाल क्या सॉरी दिनेश आ जाता था, अपना सारा मनोकामना पूरा करता था और कीर्ति को जो है अब अच्छा लगने लगा था। दिनेश के साथ ये सब करना फिर दोस्तों धीरे धीरे एक दिन की बात है, जो दिनेश था गोपाल को मतलब ये पता चल जाता है कि कीर्ति उसके जाने के बाद दिनेश से मिलती है और दिनेश प्रतिदिन आता था तो वो कीर्ति से बोलता था कि कीर्ति, तुम मेरे पीठ पीछे क्या काम करती हो दिनेश के साथ। तो दोस्तों तुम्हारा एक बार का बात हुआ था, लेकिन अब तो दिनेश देखता हूँ प्रतिदिन आता रहता है और घर के बगल में जितने भी पड़ोसी हैं वे सभी लोगों को पता चल चुका है। और तुम्हारे और दिनेश के रिलेशन के बारे में यह सब कुछ करना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा जो है पति हूँ। उसके बाद जो कीर्ति थी वह अपने पति मोहन से जो है कहती है कि कैसी पत्नी, मैं तुम्हारा पत्नी नहीं हूँ, तुम तो जो है मुझे कब का जो है दिनेश के हाथ बेच चुके हो, कोई अपना पत्नी को दूसरे हवाले क्यों करता है, अरे तुम तो चंद रुपए के लिए जो है साहूकार के वहाँ बेच दिया मेरे को, अब साहूकार के साथ मैं रहना पसंद करती हूँ, तुम उस लायक नहीं हो, प्रतिदिन रात होने के बाद पीकर आते हो, डेली पीते हो, चुपचाप सो जाते हो और तुम्हें मेरी ज़रूरत के बारे में थोड़ा-सा ख़्याल नहीं था, चिंता नहीं थी। हर महिला की जो है ज़रूरत होती है, इच्छा होती है, उनको पूरा करना चाहिए। तुम तो सो जाती हो और मैं पूरी रात जगी रहती हूँ। लेकिन दोस्तों जो दिनेश था वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो मेरी सारी ज़रूरत को पूरा करता है।
मुझे क्या चाहिए मेरे करने से पहले समझ जाता है। इसके बाद दोस्तों जब गोपाल इतनी बात सुनता है, कीर्ति की अपनी पत्नी की इतनी बात सुनता है, तो वो शर्म से जो है सर झुका लेता है। फिर दोस्तों एक दिन जो दिनेश था वह कीर्ति के घर पर आता है और आने के बाद जो है वह कीर्ति से कहता है कि कीर्ति रोज रोज जो है छुप छुप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं हम दोनों जो है शादी कर लें। तो जो कीर्ति थी वह जो है दिनेश की बात मान लेती है और अपने पति मोहन के साथ नहीं रहना चाहती है। जो है उसके साथ उसका दिल लग चुका था, इसलिए बेहतर होगा कि वो दोनों यहीं से कहीं से दूर चले जाएं और वहां जाकर अपना एक नई दुनिया बसा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो दिनेश था वह कीर्ति की बात मानकर एक कीर्ति को लेकर जो है मुंबई चला जाता है। उस कीर्ति को ले जाने के बाद वो लोग वहाँ पर जो है जाने के बाद एक कीर्ति के लिए एक बड़ा सा मकान खरीद लेते हैं। उसमें वो लोग रहने लगते हैं। उसके बाद वे दोनों शादी करके पति पत्नी के जोड़े के रूप में स्वीकार हो जाते हैं, मकान में रहने लगते हैं। अब कीर्ति थी उसके सामने कोई दुख दर्द नहीं था, उसकी जो सारी परेशानी थी अब वह खत्म हो चुकी थी। तो जो दिनेश था वो पहले से ही घर पर रहता था, कोई काम काज नहीं करता था। ठीक दोस्तों उसी उसी भी बदतर उसका हाल हो गया था। कीर्ति दिनेश के साथ मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।